क्या बर्फ और तूफान से बच पाएंगे रिसर्चर जैक हॉल और उसके साथी? क्या आइस एज करेगी दुनिया का अंत? हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको द डे आफ्टर टुमारो नामक एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में पैलियोक्लाइमेटोलॉजिस्ट जैक हॉल ने आने वाले ग्लोबल आइसिंग इवेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को चेतावनी दी है कि उनके फाइंडिंग के अनुसार यह अगले कुछ शताब्दियों के भीतर हो सकता है। जैक ने चेतावनी दी है कि फॉसिल फ्यूल के लगातार एक्सेसिव उपयोग से हॉट क्लाइमेट हो सकता है, जो बदले में एक नए आइस एज का कारण बन सकता है। कॉन्फ्रेंस के बाद जैक नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के टेरी रैप्सन से मिलता है और दोनों अपने अपने फील्ड पर कंक्लूजन शेयर करते हैं। जापान में एक अजीब मौसम तूफान डिसरप्शन का कारण बनता है जब पैदल चलने वालों पर भारी हेल स्टॉर्म होती है। टेरी के मॉनिटरिंग स्टेशन पर वापस कुछ पुरुषों को समुद्र में तापमान में अचानक गिरावट का पता चलता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स प्लैनेट की सतह पर बनने वाली कई विशाल स्टॉर्म सिस्टम्स को नोट करते हैं। टेरी तब तापमान में अचानक गिरावट को नोट करता है और तापमान में और भी अधिक गिरावट दर्ज की जाती है। न्यूयॉर्क में जैक का बेटा साइम अपने दोस्तों लॉरा और ब्रायन के साथ डिकैथलॉन मीट में शामिल होने के लिए आता है और पक्षियों के एक विशाल झुंड को पश्चिम की ओर उड़ते हुए देखता है। टेरी बाद में जैक को फोन करता है और उसे बताता है कि उसकी भविष्यवाणियां न केवल सही थी बल्कि जल्द ही सच्चाई में बदलने वाली हैं। जैक कहता है कि इस तरह की घटना पिछले 10,000 वर्षों में नहीं हुई है। कैलिफोर्निया के एक मौसम निगरानी केंद्र में एक तकनीशियन को यह सुनने को मिलता है कि समुद्र तट पर ओले की बारिश शुरू हो गई है। वो अपने सहयोगी को चेतावनी देता है कि उन्हें कैलिफोर्निया में टॉर्नेडो की चेतावनी जारी करनी होगी। उसके कुछ ही समय बाद हवा के विशाल भंवर पिलर्स बनते हैं और डाउनटाउन लॉस एंजलिस शहर को नष्ट कर देते हैं। ये अचानक मौसम की घटना लोगों को अटेंटिव कर देती है और घबराहट और विनाश जल्दी से सड़कों पर काबू पा लेता है। जैसे ही यह आया, विशाल बवंडर फैलना शुरू हो गया जिससे लॉस एंजलिस बिखर गया। मौसम निगरानी स्टेशन पर वापस जैक और उसके सहयोगियों ने यह पता लगाने के लिए हाथापाई की कि क्या हुआ है। उन्हें पता चलता है कि दुनिया भर के सभी क्षेत्र एक ही विनाशकारी मौसम की घटनाओं का अनुभव कर रहे हैं। जैक सभी को बताता है कि मिड अटलांटिक करंट इसका कारण हो सकती है और मौसम की घटनाएं न केवल जारी रहेंगी बल्कि खराब हो जाएंगी। जैक फिर वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है और उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। स्कॉटलैंड में 3 मिलिट्री हेलीकॉप्टर मेन वेदर सिस्टम से गुजरते हैं और उनके उपकरण जमने लगते हैं। हेलीकॉप्टर के रोटार मिड स्पिन को फ्रीज कर देते हैं और 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। एक सैनिक बच जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही तुरंत जम जाता है। न्यूयॉर्क में सैम और उसके दोस्त सभी उड़ानें रद्द होने से फंस जाते हैं। वे मेट्रो का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरंगों में पानी भर जाता है। बिना किसी चेतावनी के मैनहट्टन शहर के माध्यम से एक सुपरमैसिव सुनामी कहर बरपाती हुई दिखाई देती है। जैक और उसके दोस्त अनगिनत अन्य नागरिकों के साथ एक लाइब्रेरी की इमारत में भाग जाते हैं जो तूफान की लहर से बचने के लिए पर्याप्त हैं। टेरी और जैक संवाद करते हैं और सीखते हैं कि हेलीकॉप्टरों को नीचे लाने वाली ठंडी हवा ऊपरी वायुमंडल से है। आमतौर पर यह हवा नीचे उतरते ही गर्म हो जाती है, लेकिन मौसम प्रणाली हवा को बहुत तेजी से नीचे ले जाने का कारण बन रही है, जिससे सतह पर सब कुछ जम जाता है। उन्हें यह भी पता चलता है कि उनकी भविष्यवाणियां ऑफ थीं और तूफान आने वाला है कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में नहीं। जैक मौसम की भविष्यवाणी दिखाता है और दुनिया भर में 3 बड़े पैमाने पर वेदर सिस्टम्स बन रहे हैं जो हर दिन खराब हो रहे हैं। यह तूफान, जैक भविष्यवाणी करता है, कि ग्रह को बदल देगा। न्यूयॉर्क में वापस साइम एक सबमर्ज टेलीफोन लाइन के माध्यम से अपने माता पिता से संपर्क करता है। जैक उसे बताता है कि उसे अंदर रहना चाहिए और तूफान के गुजरने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि यह केवल खराब होने वाला है। वो उसे सलाह देता है कि जितना हो सके उतना भोजन और इंसुलेशन इकट्ठा करें। जैक फिर साइम को लाने के लिए न्यूयॉर्क जाने का फैसला करता है। जैक तब राज्य के प्रमुखों को स्थिति की जानकारी देता है और उन्हें बताता है कि सबसे बुरा अभी आना बाकी है। वो दक्षिणी राज्यों में सभी को मेक्सिको निकालने का सुझाव देता है। वाइस प्रेसिडेंट ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। जैक से पूछा कि वो क्या सजेस्ट करता है कि उत्तर के लोगों को क्या करना चाहिए। जैक जवाब देता है कि उत्तर में लोग मरने के लिए कर्सद हैं यदि वे अपने घरों के बाहर पैर रखते हैं, और सलाह देते हैं कि उन्हें भी होल पर रहना चाहिए और तूफान आने तक अंदर रहना चाहिए।
राष्ट्रपति ने जैक की सलाह लेने का फैसला किया और नेशनल गार्ड को बची हुई जनसंख्या को दक्षिण में इवैक्यूएट करने का आदेश दिया। न्यूयॉर्क में लाइब्रेरी में रेफ्यूजीज को बर्फ के बढ़ने से पहले गर्म राज्यों तक पहुंचने की उम्मीद में जमे हुए आइस एस्केप में आने वाले लोगों की भीड़ दिखाई देती है। सैम सभी को चेतावनी देने की पूरी कोशिश करता है, उन्हें बताता है कि वे तूफान में नहीं बचेंगे और वे सभी अंदर रहें, लेकिन भीड़ अभी भी बाहर जाने का फैसला करती है। लाइब्रेरी में केवल सैम और कुछ मुट्ठी भर लोग ही बचे हैं। अपनी पत्नी को एक हार्टफेल्ट फोन कॉल के बाद जैक, फ्रैंक और जेसन अपने 2 सहयोगियों और दोस्तों के साथ मैनहट्टन के लिए रवाना होता है। मैक्सिकन सीमा पर अमेरिकियों की भारी भीड़ सीमा पार करने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक रियो ग्रांडे को भी पार कर रही है। लाइब्रेरी में वापस सैम और उसके साथी भोजन के लिए वेंडिंग मशीनों पर छापा मारते हैं और चिमनी में जलाने के लिए किताबें इकट्ठा करते हैं। जैक और उसका क्रू इवेंचुअली एक मार्ग में फंस जाते हैं और उन्हें बाकी का रास्ता पैदल ही बनाना पड़ता है। नॉर्थ पोल में स्थित रिसर्चर्स होने के कारण जैक, फ्रैंक और जेसन को ठंड में लंबी दूरी तय करने की आदत है। पुरुष एक इमारत के ऊपर ट्रैकिंग कर रहे हैं जब फ्रैंक कांच तोड़ता है और अंदर गिर जाता है। वो उनकी लाइफलाइन से पकड़ा जाता है, लेकिन देखता है कि छत अधिक रास्ता दे रही है। जैक उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है क्योंकि जेसन वेट रखता है, लेकिन फ्रैंक कांच को टूटता हुआ देखता है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए लाइन काटने का फैसला करता है और खुद का बलिदान करता है। लाइब्रेरी में लॉरा को बुखार हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। समूह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और पता चलता है कि वो घाव के इन्फेक्शन से संभावित रूप से ब्लड पॉइजनिंग से पीड़ित है। उसे पेनिसिलिन के तत्काल इंजेक्शन की जरूरत है, अन्यथा उसकी चोटों से एम्पुटेशन या डेथ हो सकती है। सैम पास के एक कार्गो जहाज की ओर जाने का फैसला करता है जो दवा और भोजन की तलाश में बह गया था। ब्रायन और एक अन्य लड़का जेडी उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। एक मिलिट्री बेस पर वाइस प्रेसिडेंट को पता चलता है कि प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई है। रिसर्चर्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यह भी खबर मिली है कि उत्तरी अमेरिका को प्रभावित करने वाला वेदर सिस्टम न्यूयॉर्क में ट्रांसफर किया गया है। यह जल्द ही सुपरकूल्ड हवा को ऊपरी वायुमंडल से सतह पर खींचेगा, जिससे सब कुछ जम जाएगा। जैक और जेसन न्यूयॉर्क के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं, लेकिन जेसन थकावट से गिर जाता है और जैक को उसे ले जाना पड़ता है। लाइब्रेरी में तीनों भी जमीन पर गिरे कार्गो जहाज की ओर जाते हैं, अनजाने में खुद को नुकसान के रास्ते में डालते हैं जब भेड़ियों का एक भूखा पैक उनकी गंध को पकड़ लेता है। सैम, ब्रायन और जेडी जहाज के मेस हॉल में जाते हैं और ब्रायन को पेनिसिलिन मिलता है। जैसे ही वे रसोई घर के माध्यम से घूमते हैं, भेड़िए आते हैं और जेडी पर हमला करते हैं। ब्रायन और सैम भेड़ियों से लड़ते हैं और जेडी को बचाते हैं, लेकिन मेस हॉल के अंदर फंस जाते हैं। जेडी का पैर खराब होने के कारण उसे लाइब्रेरी में वापस जाने का रास्ता खोजना होगा। सैम आकाश को साफ होते हुए देखता है और अनुमान लगाता है कि जल्द ही तूफान आने वाला है। सैम फिर बाहर अपना रास्ता बनाने और भेड़ियों को मेस हॉल से दूर करने की योजना बनाता है। वो फिर जहाज पर वापस आता है और ब्रायन के साथ मिलकर जेडी को घसीटते हुए लाइब्रेरी में ले जाता है और आसमान से आइस और फ्रॉस्ट को गिरते हुए देखता है। इस बीच जैक जेसन को अपने साथ ले जाता है और आकाश को साफ होते देखता है और महसूस करता है कि वे आंख में फंस जाएंगे। यह जानते हुए कि सब कुछ जल्द ही जम जाएगा, वो एक खुला वेंट खोजने के लिए जल्दबाजी करता है और जेसन को अंदर फेंक देता है जैसे ही बर्फ उतरती है। सैम, ब्रायन और जेडी समय के साथ लाइब्रेरी में आते हैं, लेकिन देखते हैं कि ठंड कमरे में प्रवेश कर रही है। वे आग बुझाने के लिए हाथापाई करते हैं और किताबें और लकड़ी अंदर फेंकते हैं, कमरे को गर्म करने के लिए बेताब रहते हैं। जैक भी संघर्ष करता है, वो जानता है कि आग ही एक ऐसी चीज है इस समय जो उसकी और जेसन की जिंदगी बचा सकती है। जेसन जागता है और अपने चारों ओर बर्फ देखता है। वो देखता है कि जैक एक खुले चूल्हे का उपयोग करके आग लगाने में कामयाब रहा। पहले से ही पास तूफान की आंख के साथ जैक मैनहट्टन जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दोनों एक रात आराम करते हैं, मानवता के भविष्य के बारे में सोचते हैं। जैक का कहना है कि मानवता आखिरी आइस एज से बची रही, लेकिन अगर लापरवाह हुए तो शायद इसे सर्वाइव न कर पाए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट पुष्टि करते हैं कि तूफान फैल रहा है। दिन में पहली बार सतह पर लैंडमास दिखाई देता है। जैक अपने डेरे से बाहर निकलता है और देखता है कि एक विशाल जहाज जमा हुआ है। वे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे चलते हुए फिर से अपना ट्रैक शुरू करते हैं।
यह जोड़ी अंत में शहर पहुंचती है और पूरी खाड़ी को जमी हुई और कई मीटर बर्फ के नीचे दबे हुए शहर को देखती है। वे लाइब्रेरी पाते हैं जो बर्फ में मुश्किल से दिखाई देती है और चिमनी को ढूंढते हैं जहां सारम और बाकी लोग उन्हें जीवित होते हुए जलती हुई आग के साथ सो रहे हैं। जैक और सारम आखिरकार एकजुट हो गए। मेक्सिको में राज्य के प्रमुख जैक से ब्रॉडकास्ट प्राप्त करते हैं, उन्हें जीवित बचे लोगों की सूचना देते हैं। प्रेसिडेंट तब राष्ट्र को संबोधित करते हैं, देश को बताते हैं कि न्यूयॉर्क में जबरदस्त अनफेवरेबल कंडीशंस के बावजूद बचे हुए लोग पाए गए हैं। उत्तरी राज्यों में फंसे किसी भी व्यक्ति को निकालने के लिए कॉम्प्रहेंसिव सर्च और बचाव अभियान जारी है। हेलीकॉप्टर इवेंचुअली जैक और समूह तक पहुंचते हैं और वे दक्षिण की ओर उड़ते हैं। जैसे ही वे मैनहट्टन से गुजरते हैं, वे देखते हैं कि बचाव की प्रतीक्षा में छतों पर आबादी की सर्वाइविंग पॉकेट्स मौजूद है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक एस्ट्रोनॉट बदलते ग्रह को नीचे देखता है। यह कमेंट करता है कि आकाश अब तक का सबसे साफ है। कैसी लगी आपको आज की रिकैप वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।